वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ई लेक्चर में आज अपन लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स। बट उससे पहले अपन समझेंगे कि आईएमसी होता क्या है। इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि आईएमसी के फीचर्स क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं, और एक ओवरव्यू लिया था अबाउट आईएमसी। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, आईएमसी क्या है। एक आईएमसी एक कंसेप्ट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग का। मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग क्या थी, हमने देखा था कि जब कोई कंपनी अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाती है टू प्रमोट अवर प्रोडक्ट्स सर्विसेज या फिर अपनी कंपनी की इमेज गुडविल, तो इन सब चीज़ों के लिए वो मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाती है। और इन प्रोग्राम्स को कम्युनिकेट करने के लिए वो कुछ चीज़ों को यूज़ करती है जिन्हें हम टूल्स कहते हैं फॉर रीचिंग देयर टारगेट ऑडियंस। तो उसके अंदर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान का ये कंसेप्ट है, और ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो भी प्लान है विद स्ट्रेटेजिक पर्पस से, या फिर हम ये कहें कि जो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं जो भी टूल्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, इंटरनेट, कुछ भी, तो इन सभी को हम स्ट्रेटेजिकली यूज़ करें अपने टारगेट ऑडियंस तक, अपनी कंपनी के सभी मार्केटिंग प्रोग्राम्स के लिए और अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए, ताकि आपके कंज्यूमर आपसे पूरी तरह से फुल्ली अवेयर हो जाए। तो ये हम एक आईएमसी का कंसेप्ट मान के चलते हैं। जैसे हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट हमारा एक प्रमोशनल टूल था, डायरेक्ट मार्केटिंग हमारा प्रमोशनल टूल है, सेल्स प्रमोशन हमारा डायरेक्ट टूल है, पर्सनल सेलिंग हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल है। तो इन सभी टूल्स को हम क्या कर रहे हैं, आईएमसी में कंबाइन कर रहे हैं और इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं अपने इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, ताकि कस्टमर के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके पास सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ पहुंचनी चाहिए। तो ये एक आईएमसी ओवरऑल कंसेप्ट है। देन हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोशनल मिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, कि प्रोडक्ट से संबंधित कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं अमाउंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है, उसमें फीचर्स बहुत सिंपल से हैं और इजी टू कम्युनिकेट है, यानी किसी को भी आप बता सकते हैं। जैसे हम मानते हैं, जैसे आपके ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, या हम कहते हैं कि एक ट्यूब है, तो कुछ भी हम एक प्रोडक्ट लें जो भी इसमें फीचर्स नॉर्मली हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट को यूज़ कर सकते हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को लेते हुए एक एडवर्टाइजमेंट बनाया और थ्रू डिफरेंट मीडिया आप उसको मैसेज को कन्वे कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस तक। पर यदि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है बहुत टेक्निकल, जैसे आपका आरओ हमने देखा, वैक्यूम क्लीनर हमने देखा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए लगता है डिमॉन्स्ट्रेशन, कि हो सकता है कंज्यूमर जो है डिमॉन्स्ट्रेट मांगे, तो उसके लिए हमें चाहिए पर्सनल सेलिंग। क्योंकि जब तक हमारा कोई पर्सन फेस टू फेस उस कंज्यूमर के पास जाके उस चीज़ को टेक्निकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेगा, तब तक वो उस चीज़ को नहीं समझेगा कस्टमर। तो हम इसके अंदर ये चीज़ सोच सकते हैं कि यदि आपका प्रोडक्ट सिंपल है, सिंपल से फीचर्स हैं, सिंपल सा बेनिफिट है, तो आप उसमें एडवर्टाइजमेंट यूज़ करिए। और यदि आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत टेक्निकल है, उसमें डेमोंस्ट्रेशन हो सकता है, कस्टमर पूछ सकता है, तो आप उसमें पर्सनल सेलिंग यूज़ करें। देन आता है आपका प्रोडक्ट टाइप एंड यूनिट टाइप। प्रोडक्ट टाइप क्या कहता है, अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कस्टमर उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है, और अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो वो फ्रीक्वेंटली इसको चेंज भी कर सकता है। उसी तरीके से अगर कोई कस्टमर पहले कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है आपके कॉम्पिटिटर का, और वो आपकी तरफ इजीली स्विच हो सकता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कर सकते हैं। और यदि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, और उसमें आपको लगता है कि कस्टमर को
स्विच करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप पर्सनल सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं साइज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि आपका जो कंपनी है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। जैसे हम सभी को पता है पीएलसी में 4 स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट सिचुएशन में। यदि आप इंट्रोडक्शन स्टेज पर हैं, इस इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या है, हम सिचुएशन देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर इस फर्स्ट पोजीशन स्टेज पे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपसे अवेयर नहीं है, उसको ये नहीं पता कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, किस चीज़ में आप डील करते हो, क्या बेनिफिट होंगे, तो हम इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट, उनको एडुकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट एंड कंपनीज। तो ये सिंपल सा स्टेज हम देख सकते हैं। दूसरा, इस स्टेज में हम मान के चलते हैं कि हमें प्राइमरी डिमांड को फोकस करना है। प्राइमरी डिमांड का मतलब है कि हमें कस्टमर को ये बताना है कि हम आपके बेनिफिट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और ये आपकी इस नीड को फुलफ़िल करेगा। तो ये हम लोग उसमें प्राइमरी में या हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या करिए, आप इसके लिए एग्जीबिशन करवा सकते हैं, ट्रेड शोज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार पर्सनल सेलिंग को भी यूज़ करते हैं इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। ताकि देखिए, पर्सनल सेलिंग हमने पहले भी पढ़ा है, पर्सनल सेलिंग का सबसे मेजर एडवांटेज है कि हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। तो यदि आपका सेल्स फोर्स की टीम जो है किसी कस्टमर के पास जा रही है और आपके न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, तो वहाँ वो इंस्टेंट फीडबैक मिल सकता है जो कि एडवर्टाइजमेंट से नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास इन टूल्स को हम यूज़ करने आईएमसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आईएमसी हमें क्या बता रहा है, आईएमसी हमें बता रहा है कि हम एक स्ट्रैटेजिकली सोची समझी के तहत क्या कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, मार्केट में प्रमोट करने के लिए। दूसरा आता है आपका ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि इस वक्त आपके प्रोडक्ट से कस्टमर अवेयर है, आपके बेनिफिट से अवेयर है, और आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो अच्छी तरीके से, और मिडिल मैन आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या कर रहे थे, एग्जीबिशन, ट्रेड शोज़, इन पे फोकस कर रहे थे, पर्सनल सेलिंग पे, और इस ग्रोथ पे हम एडवर्टाइजमेंट में फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम पैसा कमा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स से। अब टाइम आ गया है कि कस्टमर को थोड़ा सा रिमाइंडर डाला जाए, परसुएड किया जाए और हमारे गुड्स की सेल को बढ़ाया जाए। तीसरा आता है आपका मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि आपने सभी कंपटीशन को अपने से रिड्यूस कर दिया है, आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, अपर हैंड पे बैठे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आपके पास है और सबसे ज़्यादा सेल्स ऑफ गुड्स भी आपकी हो रही है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एडवर्टाइजमेंट ही यूज़ करते हैं, पर इस एडवर्टाइजमेंट में आप जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे वो होना चाहिए परसुएसिव, ना कि इन्फॉर्मेटिव। परसुएसिव का मतलब है यहाँ पे परसुएड करना है कस्टमर को बार बार कि आप हमारे गुड्स को ख़रीदते रहिए, और अपने आप को बार बार आप रिमाइंड कराते रहिए। रिमाइंड क्यों करा रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में हमें डिक्लाइनिंग स्टेज पे जाना है। हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के बाद हमारे प्रोडक्ट की सेल गिरनी शुरू हो जाए, आपकी कंपनी का नाम गिरना शुरू हो जाए। तो हम जो मैच्योरिटी स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा परसुएसिव और रिमाइंडर, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और जब डिक्लाइन स्टेज आती है तो क्या करना चाहिए, डिक्लाइन स्टेज पे हमें अपने सभी प्रमोशनल प्रोग्राम्स को कट ऑफ कर देना चाहिए। कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस हमें नहीं करना चाहिए। उस टाइम पीरियड के लिए बेस्ट है कि आप मार्केट रिसर्च करें और अपने लिए न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करें। देन आता है आपका कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स। कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स कहता है साइज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मार्केट। अगर आपका मार्केट छोटा है, हेट्रोजीनियस है, तो आप पर्सनल सेलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मार्केट में आप अपने लिए ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं फॉर गेटिंग इंस्टेंट फीडबैक। दूसरा आता है बाइंग डिसीजन। अगर आपको लगता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो पर्टिकुलरली ब्रांड को ख़रीदना चाहता है,
पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करता है या फिर वो पुरानी एस्टेब्लिश कंपनीज़ की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ परचेज़ को यूज़ कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले सेक्शन को। तो ये जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आईएमसी क्या है। आईएमसी एक स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन है और स्ट्रैटेजी जो होती है आपके सिचुएशन बेस्ड है, यहाँ पे वो हमें इसके अंदर देखना है। देन आता है आपका फर्म रिलेटेड फैक्टर्स। फर्म में क्या आता है, मार्केटिंग चैनल्स एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी। मार्केटर हैज़ टू चूज एनी वन ऑफ द थ्री स्ट्रैटेजी, पुश, पुल एंड ग्रेविटी। पुश का मतलब क्या है, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में क्या करती है, पुश करती है, अर्ज करती है मेंबर्स को, चैनल को, कि वो आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करे और जो आपने बनाया है वो कस्टमर को बताए, ताकि कस्टमर उस चीज़ को परचेज़ करने की कोशिश करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक मार्केट में कॉन्टेस्ट रख सकते हैं, सेल्स कॉन्टेस्ट, सेल्स पीपल के लिए डीलर कॉन्टेस्ट हम रख सकते हैं, ताकि आपके जितने मैक्सिमम डीलर्स आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे और आपकी सेल्स बढ़ने लगेगी। फिर आता है पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी क्या कहता है, इसके अंदर हम कस्टमर्स इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ट्राई करता है स्टिमुलेट अल्टीमेट कस्टमर और इंडस्ट्रियल यूज़र हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ मिडिलमैन। हम खुद कस्टमर के पास जाके उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या गुड्स चाहिए। तो पुल स्ट्रेटजी में क्या है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर जो है एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कस्टमर के पास खुद अप्रोच करना चाह रहा है, तो वो मिडिल मैन को नहीं रख रहा बीच में, वो खुद कस्टमर तक पहुँचेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी कंपनी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा और जो भी फीडबैक लेना है वो उनसे लेता है। देन थर्ड स्ट्रेटजी आती है आपकी ग्रेविटी स्ट्रेटजी। ग्रेविटी स्ट्रेटजी का मतलब है जब कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से आपके प्रोडक्ट का फीडबैक लेते हुए पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्वे करती है रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो दैट विल बी कॉल्ड द ग्रेविटी स्ट्रेटजी। देन आता है आपका ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में ब्रांड बन जाता है, लोग आपके प्रोडक्ट के वो नाम से, सिंबल से, स्लोगन से पहचानने लग जाते हैं, तो हमें ये देखना है कि आपका ये ब्रांड नेम है, ये हर एक मिडिलमैन, हर एक चैनल तक पहुंचना चाहिए। जैसे हमने देखा कि जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट कम है, प्रमोशन की रिक्वायरमेंट कम है। जब वो मार्केट में नया प्रोड्यूस लॉन्च करते हैं, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उनको ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग के अंदर काम करते हैं। देन आता है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्रमोशन मिक्स जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली प्राइसिंग से इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट हाई है तो आपको पर्सनल सेलिंग पे ध्यान देना है कि नहीं। और इसमें क्या है, क्योंकि कस्टमर को हाई प्राइस पे करते समय रिस्क ज़्यादा लगता है, तो हमें इस बात का एनालाइज करना है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। देन आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सबसे मेजर पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि हर एक प्रमोशनल एफर्ट करने के लिए आपको कॉस्ट इंकर होगी और उसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। तो पर्सनल सेलिंग जो है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में। तो ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से आप अपना प्रमोशन करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है, कॉस्ट आप बियर कर सकते हैं, तो आप पर्सनल सेलिंग पे फोकस करिए। और यदि आप पर्सनल कॉस्ट आपके पास नहीं है, फंड्स नहीं है, तो आप अपनी कॉस्ट को खुद ही रिड्यूस कर सकते हैं। देन आता है आपका सिचुएशन बेस्ड फैक्टर। इसमें आता है आपका विजिबिलिटी ऑफ द फर्म। सम फर्म्स ऐसी होती हैं जो मोर विजिबल होती हैं पब्लिक के लिए, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स और उनकी पोजीशन जो है मार्केट में किस तरीके से है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम आप बात करते हैं बड़े ग्रुप्स की, जैसे टाटाज़ हैं, अंबानीज़ हैं, अडानीज़ हैं, या जितने भी बिग ब्रांड नेम्स हैं, जब भी ये कुछ एक्टिविटी करते हैं तो ऑटोमेटिक लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, वो पब्लिक के माइंड में अपने आप पहुंच जाते हैं। तो ये भी हमें देखना है कि अगर आप
बिग ब्रांड नेम बन चुके हैं, फैमिली अम्ब्रेला ब्रांडिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा आता है कॉम्पिटिटर एक्शन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे बढ़िया है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए अपनी मार्केटिंग प्रमोशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहा है तो आप एडवर्टाइजमेंट पे चले जाइए। आपका कॉम्पिटिटर अगर पर्सनल सेलिंग के थ्रू मार्केट में अप्रोच कर रहा है तो आप अपने कस्टमर तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन सभी टूल्स को हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का कंटेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।